का जो हमारा विषय है वो है एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम स्पेशल। और इसमें हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के शॉर्ट नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब इससे काफी सीधे सवाल आते हैं। हाँ, एकदम। और आज के इस डीप डाइव का हमारा एक खास मिशन या नियम है। हम इस पीडीएफ नोट्स के हर एक पेज, मतलब हर एक लाइन और हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे जैसे वे लिखे गए हैं। मैं पहले वाक्य को शब्दशः पढ़ूंगा और फिर मैं उसे बिल्कुल आसान भाषा में एक क्लासरूम की तरह समझाऊंगी, है ना? बिल्कुल सही। तो बिना किसी देरी के पेज 1 से शुरू करते हैं। इसकी पहली हेडिंग है संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्व क्या हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें पहला बुलेट पॉइंट है आवर्त सारणी में स्थान, और फिर लिखा है डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी है, उसमें बाईं तरफ बहुत ही ज्यादा रिएक्शन करने वाली धातुएं होते हैं जिन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, और दाईं तरफ शांत रहने वाली गैसें और अधातुएं होती हैं जो पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठता है, एक तरह का पुल बनाता है। अच्छा, एक पुल की तरह। और फिर यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, और अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो बीच में जो नीले रंग के बड़े बड़े डब्बे दिख रहे हैं ना, वही हमारा डी ब्लॉक है। और उन नीले डब्बों के बिल्कुल नीचे अलग से रखे हुए हरे रंग के डब्बों की 2 लाइनें हैं, वो हमारा एफ ब्लॉक है, जिसे मुख्य सारणी से निकालकर नीचे जगह दी गई है। बहुत ही स्पष्ट चित्र है। अब मैं इसी पेज की एनसीईआरटी नोट वाली लाइन पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये बहुत ही जरूरी लाइन है। मतलब तकनीकी रूप से डी ब्लॉक का हर तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता। संक्रमण तत्व कहलाने के लिए एक शर्त है, उनका डी कक्षक, जो कि एक कमरे की तरह है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो अधूरा होना चाहिए। उसमें 1 से लेकर 9 तक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे 10 नहीं। अच्छा, तो कमरा पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब पेज 2 पर चलते हैं। इसकी हेडिंग है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सामान्य सूत्र लिखा है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। ये इनका एड्रेस है एक तरह से। और आगे लिखा है कि n-1 d तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने का असल में क्या मतलब है? तो इसे आप एक घर के 2 अगल बगल वाले कमरों की तरह सोचिए। बाहरी कमरा है ns और अंदर वाला है n-1 d। क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग एक जैसी है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से बाहर वाले कमरे से अंदर वाले कमरे में आ जा सकते हैं। उनके बीच कोई बड़ी दीवार नहीं है। अरे वाह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पूरी आजादी है। बिल्कुल। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम वीआईपी करके एक हेडिंग है। इसमें लिखा है अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व। और इसके उदाहरण में क्रोमियम, जिसका नंबर 24 है, और कॉपर, जिसका नंबर 29 है, उन्हें अपवाद बताया गया है। हाँ, ये दोनों क्लास के वो शरारती बच्चे हैं जो नियम नहीं मानते। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, इस चित्र में देखिए, ये बहुत ही मजेदार है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे क्रोमियम के बाहरी 4s कमरे से एक इलेक्ट्रॉन अचानक कूदकर अंदर के 3d कमरे में चला जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डी कक्षक को स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। वो तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो या तो बिल्कुल आधा भरा हो, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो, या पूरा भरा हो, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो। क्रोमियम के पास 4 थे, तो वो आधा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच लेता है। कॉपर के पास 9 थे, तो वो पूरा भरने के लिए खींच लेता है। तो सब कुछ स्थिरता के लिए हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम पेज 3 पर आते हैं। भौतिक गुण और कड़न एंथैल्पी। चलिए देखते हैं। यहाँ सामान्य गुण में लिखा है संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, और ब्रैकेट में लिखा है जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। हाँ, और वो अपवाद इसलिए है क्योंकि उनके कमरे पूरी तरह से भरे हुए हैं। अच्छा, और फिर यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेडिंग है कड़न एंथैल्पी। लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, धात्विक आबंध उतने ही प्रबल होंगे।
और कणन एंथैल्पी उतनी ही उच्च होगी। तो देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जिनका कोई जोड़ा नहीं है, जो अकेले हैं। ये अकेले इलेक्ट्रॉन बहुत बेचैन होते हैं और दूसरे परमाणुओं के साथ मजबूती से हाथ मिला लेते हैं। जितने ज्यादा अकेले इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। उसे तोड़ने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा यानी कणन एंथैल्पी लगेगी। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। बिल्कुल। इस 3D क्रिस्टल जालक या लैटिस के चित्र को देखिए, कैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जरिए बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है, एकदम एक मजबूत लोहे की जाली की तरह। इसे ही तोड़ना कणन एंथैल्पी है। मैं समझ गया। अब पेज 4 की बारी है। परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या। इसमें बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। मैं पढ़ता हूं। पहला, शुरुआत में त्रिज्या घटती है। दूसरा, मध्य में त्रिज्या लगभग समान रहती है। और तीसरा, अंत में त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि होती है। ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रेंड है। तो मुझे यहाँ एक लॉजिकल कनेक्शन समझना है। पहले आकार घट रहा है, फिर रुक गया और फिर बढ़ रहा है। ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों? तो देखिए, इसके पीछे 3 बलों की रस्साकशी चल रही है। शुरुआत में क्या होता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जोर से खींचते हैं, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। खिंचाव बढ़ा तो आकार सिकुड़ गया। अच्छा, तो बीच में क्या होता है? बीच में परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन अंदर भर रहे हैं ना, वो एक दीवार या ढाल बना लेते हैं और नाभिक के खिंचाव को बाहर जाने से रोकते हैं। तो अंदर खींचने वाला बल और बाहर धकेलने वाला बल बराबर हो जाते हैं, इसलिए आकार समान रहता है। और अंत में जो आकार बढ़ता है? अंत में कमरे में इतने सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं कि वो आपस में ही धक्का मुक्की करने लगते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहते हैं। इस धक्का मुक्की से आकार थोड़ा सा फैल जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, इस ग्राफ को देखिए बच्चों, कैसे ये लाल रंग की लाइन यानी वक्र पहले नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आकार घट रहा है। फिर ये लाइन एकदम सीधी हो जाती है और अंत में कॉपर और जिंक के पास जाकर ये हल्की सी ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ये ग्राफ उसी रस्साकशी को दिखा रहा है। और इसी पेज पर एक फैक्ट बॉक्स भी है। भारी धातुओं में प्रबल आबंध, मतलब वो ज्यादा मजबूत होती है? बिल्कुल, नीचे जाने पर आबंध और मजबूत हो जाते हैं। चलिए अब पेज 5 पर चलते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं। पहली लाइन है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं क्योंकि NS और N-1 D दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं। हाँ, जो हमने पहले बात की थी ना कि दोनों कमरों के बीच ऊर्जा का अंतर कम है, इसीलिए दोनों कमरों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम ओरिएंटेड में 3 पॉइंट्स हैं। मैंगनीज अधिकतम +7 अवस्था दर्शाता है, ऑस्मियम और रुथेनियम +8 दर्शाते हैं, और स्कैंडियम केवल +3 अवस्था दर्शाता है। ऑस्मियम तो पूरी पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड होल्डर है +8 के साथ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस पिरामिड वाले चित्र को ध्यान से देखिए। मैग्नीज बिल्कुल पिरामिड की चोटी पर बैठा है झंडा गाड़कर +7 के साथ, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अकेले इलेक्ट्रॉन है। और किनारों पर जो तत्व हैं जैसे स्कैंडियम और जिंक, वो पिरामिड के बिल्कुल नीचे हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा विकल्प नहीं है। बहुत ही दिलचस्प। अब पेज 6, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 ट्रेंड्स। लाइन है, E0 का मान आयनन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी और जल योजन एंथैल्पी पर निर्भर करता है। मतलब ये एक तरह का बही खाता है कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई और कितनी वापस मिली। हाँ, और NCERT अपवाद में लिखा है कि कॉपर का E0 मान धनात्मक +0.34 वोल्ट होता है, जबकि मैंगनीज, निकल और जिंक के मान अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होते हैं। कॉपर का मान धनात्मक क्यों है? तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अरे हाँ, ये तराजू वाला चित्र। बिल्कुल, इस तराजू को देखिए। एक पल्ले पर कणन एंथैल्पी का भारी पत्थर रखा है, मतलब कॉपर को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और दूसरे पल्ले पर पानी की एक छोटी सी बूंद है जो जल योजन एंथैल्पी है, मतलब पानी में घुलने पर बहुत कम ऊर्जा वापस मिलती है। कॉपर के लिए ये एक घाटे का सौदा है,
इसीलिए उसका मान धनात्मक हो जाता है और वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता। मतलब कॉपर बहुत ही कंजूस धातु है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब पेज 7 पर आते हैं। चुंबकीय गुण लिखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं। और स्पिन मात्र सूत्र दिया है μ = n ब्रैकेट में n+2। ये सूत्र बहुत काम का है। यहाँ जो n है ना, वो बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब जितने ज्यादा अकेले इलेक्ट्रॉन, वो तत्व उतना ही बड़ा चुंबक बन जाएगा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, इस चित्र में एक चुंबक है और उसमें से लाल रंग की तरंगें निकल रही हैं। ये दिखा रहा है कि कैसे हर एक अकेला इलेक्ट्रॉन खुद एक छोटे से चुंबक की तरह काम करता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब पेज 8, रंगीन आयन और संकुल यौगिक। रंगीन आयन बनने का कारण लिखा है dd संक्रमण, और अपवाद में स्कैंडियम 3+ और जिंक 2+ को रंगहीन बताया गया है। तो होता क्या है, जब लाइट इन आयनों पर पड़ती है तो नीचे वाले कमरे का एक अकेला इलेक्ट्रॉन लाइट की कुछ ऊर्जा पीकर ऊपर वाले कमरे में छलांग लगा देता है। जो लाइट बच जाती है वो हमें रंग के रूप में दिखती है। तो ये स्कैंडियम और जिंक में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि स्कैंडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कूदने के लिए, और जिंक का कमरा इतना ठसाठस भरा है कि किसी को हिलने की जगह नहीं है। अच्छा, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में 5 टेस्ट ट्यूब रखे हैं। बीच के 3 में बहुत ही सुंदर नीले, हरे और गुलाबी रंग के पानी भरे हैं, लेकिन किनारे वाले जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं, स्कैंडियम और जिंक वाले, वो बिल्कुल सादे पानी की तरह रंगहीन है, क्योंकि उनमें वो छलांग लग ही नहीं पा रही है। बहुत ही क्लियर हो गया। इसी पेज पर संकुल यानी कॉम्प्लेक्स यौगिकों के निर्माण के 3 कारण लिखे हैं। छोटा आकार, उच्च आयोनिक आवेश और आबंध के लिए रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। बिल्कुल, खाली जगह होगी तभी तो दूसरे लोग आकर जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एकदम सही। अब पेज 9 पे चलते हैं। उत्प्रेरकीय गुण मतलब कैटलिस्ट। कारण लिखे हैं परिवर्तनशील संयोजकता और बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं बिना खुद को बदले। क्योंकि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकते हैं, तो ये बीच में मदद कर देते हैं, और इनका बड़ा आकार रिएक्शन होने के लिए एक अच्छा मैदान या सतह दे देता है। और इसी में आगे है अंतराकाशीय यौगिक। परिभाषा है जब छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के अंदर फंस जाते हैं। इसके गुण हैं कि ये कठोर होते हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, ये चित्र बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसमें ये जो बड़े बड़े ग्रे रंग के गोले हैं, वो धातु के परमाणु हैं, लेकिन आप इन्हें कितना भी पास रख लें, बीच में थोड़ी जगह तो बच ही जाएगी, जिसे अंतराकाश कहते हैं। उस खाली जगह में ये छोटे छोटे लाल और नीले रंग के कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु जाकर फंस गए हैं। इससे धातु अंदर से बिल्कुल जाम हो जाती है और बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, जैसे कि स्टील। कमाल की व्यवस्था है प्रकृति की। अब हम पेज 10 पर आ गए हैं, जो कि एक नया सेक्शन है, F ब्लॉक, लैंथेनॉइड। हाँ, अब हम आवर्त सारणी के उस निचले हिस्से में जा रहे हैं। तो परिभाषा लिखी है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। श्रेणी दी गई है सीरियम Ce से लेकर ल्यूटेशियम Lu तक, और भौतिक गुणों में लिखा है कि ये चांदी जैसी सफेद धातुएं हैं। बिल्कुल, ये बहुत चमकदार होती हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, इस चित्र में मुख्य पीरियोडिक टेबल से एक बड़ा सा तीर निकालकर नीचे की तरफ इशारा किया गया है। ये बता रहा है कि ये 4f श्रेणी के 14 तत्व असल में ऊपर ही बैठने चाहिए थे, लेकिन जगह की कमी की वजह से इन्हें नीचे एक अलग हॉस्टल में रख दिया गया है। अलग हॉस्टल, सही कहा। अब पेज 11, और यहाँ लिखा है 100% VIP। टॉपिक है लैंथेनॉइड आकुंचन। आकुंचन मतलब सिकुड़ना। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा है श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में निरंतर कमी आती है। इसका कारण लिखा है 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, और इसके परिणाम स्वरूप जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान हो जाता है। ये दुर्बल परिरक्षण क्या है? तो देखिए, हमने जो पहले ढाल या दीवार की बात की थी ना, ये जो नया 4f कक्षक है,
इसका आकार इतना बेतरतीब और फैला हुआ होता है कि ये बहुत ही खराब ढाल बनाता है। ये नाभिक के खिंचाव को बाहर जाने से रोक ही नहीं पाता। मतलब नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉनों को पूरी ताकत से अंदर खींच लेता है। बिल्कुल, और इसी वजह से परमाणु बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है और इसका असर नीचे वाले तत्वों पर भी पड़ता है। हाफनियम इतना सिकुड़ जाता है कि वो अपने ऊपर वाले तत्व जिरकोनियम के बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, इस ग्राफ को देखिए बच्चों, और ग्राफ के बगल में जिरकोनियम और हाफनियम के दो नीले रंग के गोले बने हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक ही साइज के हैं, लगभग 160 पिकोमीटर। आकार एक जैसा होने से इनके गुण भी इतने एक जैसे हो जाते हैं कि लैब में इन्हें अलग करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है ये। चलिए पेज 12 पर चलते हैं। लैंथेनॉइड, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और रासायनिक गुण। लिखा है सामान्य अवस्था +3 होती है, लेकिन महत्वपूर्ण अपवाद हैं। सीरियम +4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यूरोपियम +2 एक प्रबल अपचायक है। तो देखिए, ये सब कुछ उस 4F कक्षक को खाली करने या आधा भरने के लिए करते हैं, लेकिन इनका असली घर +3 ही है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में 2 तीर है। एक लाल तीर दिखा रहा है कि कैसे सीरियम +4 किसी और से एक इलेक्ट्रॉन छीनकर यानी ऑक्सीकारक बनकर वापस +3 में छलांग मारता है, और नीला तीर दिखा रहा है कि यूरोपियम +2 अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंककर यानी अपचायक बनकर वापस +3 में जा रहा है। सबको +3 में ही शांति मिलती है। मतलब +3 ही इनकी आखिरी मंजिल है। अब पेज 13 पर आते हैं। F ब्लॉक, एक्टिनॉइड। ये हमारी आखिरी श्रेणी है। हाँ, तो श्रेणी दी गई है थोरियम TH से लेकर लॉरेंशियम LR तक। और सबसे बड़ी बात, सभी एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका विन्यास 5F कक्षक में होता है और एक फैक्ट बॉक्स में लिखा है बाद वाले तत्वों की अर्धायु बहुत कम होती है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि ये तत्व स्थिर नहीं है, ये लगातार टूटते रहते हैं, और श्रेणी के अंत वाले तत्व तो बस कुछ मिनटों या सेकंड्स के लिए ही बनते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए इनकी पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, हाँ, इस 5F ब्लॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा पीले और काले रंग का खतरे का निशान बना है, जो रेडियो एक्टिव साइन है। ये बता रहा है कि इस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है बच्चों। सच में खतरनाक है ये। अब पेज 14, एक्टिनॉइड आकुंचन और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लिखा है एक्टिनॉइड आकुंचन लैंथेनॉइड आकुंचन से भी अधिक होता है। इसका कारण है 5F इलेक्ट्रॉनों का 4F से भी अधिक दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। मतलब इनकी ढाल तो 4F से भी ज्यादा खराब क्वालिटी की है, तो नाभिक का खिंचाव और भी ज्यादा होता है और ये और भी बुरी तरह सिकुड़ जाते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस तराजू वाले चित्र को देखिए। इसमें 5F वाले पल्ले को 4F वाले पल्ले से ज्यादा भारी और नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाया गया है। ये साफ बता रहा है कि 5F में सिकुड़न यानी आकुंचन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इसी पेज पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में लिखा है कि ये +3 से +7 तक अवस्थाएं दर्शाते हैं, क्योंकि 5F, 6D और 7S कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। हाँ, क्योंकि इन तीनों कमरों की ऊर्जा एक जैसी है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बाहर निकलकर रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इतने सारे अलग अलग रूप दिखाते हैं। तो हमने सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब हम आखिरी पेज 15 पर आ गए हैं। NCERT पाठ्यनिहित प्रश्न यानी डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं एक एक करके चारों प्रश्न शब्दशः पढ़ता हूं। क्वेश्चन 1, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? और इसका सीधा सा उत्तर हमने शुरुआत में ही देखा था, क्योंकि उनके D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं, यानी D10 विन्यास होता है। क्वेश्चन 2, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में जिंक की कणन एंथैल्पी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि जिंक के पास कोई भी अयुग्मित यानी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए बहुत आसानी से टूट जाता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 3, 3D श्रेणी के किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है? इसका जवाब है मैंगनीज, जो पिरामिड की चोटी पर बैठा था +7 अवस्था के साथ। और आखिरी क्वेश्चन 4, 3D श्रेणी का कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? और वो है स्कैंडियम, जो केवल +3 अवस्था दिखाता है।
तो देखा आपने, ये चारों सवाल सीधे तौर पर उसी थ्योरी से हैं जो हमने अभी-अभी आसान भाषा में समझी है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक और सीधे जवाब हैं। तो हमने पेज 1 से लेके पेज 15 तक पूरे दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।